Hello everyone, welcome back to a new lecture series CGPSC Tech for ACF presented by Bright Ventures Academy. मैं हूं आपके साथ तनीषा यादव और प्रोबेबली ये हमारा फॉरेस्ट्री का 7th लेक्चर है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सभी अभी देख रहे होंगे कि अभी हमारे सब्सक्राइबर्स की जो ग्रोथ रेट है उसमें काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर इमेंस सपोर्ट। और जैसा कि मैं अभी आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो देख पा रही थी, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे रेगुलर बेसिस पे। किसी को बायोलॉजी की क्लासेस की ज़रूरत है, किसी को केमिस्ट्री फिजिक्स इन ऑल। तो डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से एक सजेशन चाहती हूँ, एक एडवाइस चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि अभी हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो नियरली अबाउट 2300 पहुंच गए हैं। और नाउ आवर चैनल इज एलिजिबल टू टेक यूट्यूब लाइव लेक्चर्स। तो हम प्लान कर रहे थे कि फॉरेस्ट्री का जो एक लेक्चर है वो तो डेली अपलोड होगा, क्योंकि फॉरेस्ट्री को जो है प्रेजेंटेशन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ही एक्सप्लेन करना ज़्यादा इजी होगा। और रही बात जो साइंस सेक्शन की है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो अगर हम उसके लिए आप लोगों के लिए लाइव लेक्चर्स लेकर आए तो आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों की क्या राय है इस पे? क्योंकि देखिए क्या होता है, लेक्चर की पहले रिकॉर्डिंग करना, फिर उसकी एडिटिंग करना, फिर इसको अपलोड करना, तो इसमें ये जो प्रोसेस है ये पूरा काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो हम प्लान कर रहे थे कि अगर हम आप लोगों के लिए डेली लाइव लेक्चर्स लेकर आ जाए, 1 2 घंटे 1.5 घंटे जितने का भी, तो जिससे कि हम क्या करें कि आप लोगों का एग्जाम आने से पहले 20 सितंबर आप लोगों का जो एग्जाम डेट है, वो एग्जाम आने से पहले ही हम पेपर 2 का जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर लें। तो आप लोगों की इस पे क्या राय है, आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं यूट्यूब लाइव लेक्चर को? प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स हमें बताएं। और एक बात और, एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए और है। जैसा कि आप सभी का कमेंट आ रहा था कि मैम इसका पीडीएफ नहीं मिल सकता क्या? तो मैंने सोचा कि मैं जिस सोर्स से आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, अपने नोट्स जो प्रिपेयर कर रही हूँ और उन्हीं नोट्स को मैं यहाँ पर डिलीवर कर देती हूँ, तो मैंने सोचा कि प्रिंटेड नोट्स तो आप लोगों को अवेलेबल करवा पाना इट्स क्वाइट क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि सारी चीज़ों को टाइप करना इट्स क्वाइट टाइम टेकिंग। तो मैंने सोचा कि मैं अपने ही नोट्स का जो है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अगर मैं आप लोगों को शेयर कर दूँ तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, राइट? तो आज से आपको हर लेक्चर का जो है वो मैं आप लोगों को पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवा दूंगी। और प्लीज़ मुझे मेरे लेक्चर्स पे और क्या सुधार करना है, मैं आप लोगों के लिए और क्या हेल्प कर सकती हूँ, आप डेफिनेटली मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर कर बता सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो मैं इस पे पूरी तरह से प्रयास कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। आप आगे भी ऐसा जो है हमें सपोर्ट करते रहिए। और हम आपको जो है पूरे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। हमें किसी तरह का आपसे कोई भी कॉस्ट नहीं चाहिए। बस आप जो है आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए और अच्छा रिजल्ट लेकर आए, बस यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि बाकी के जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो आप लोगों को सिर्फ 2 4 डेमो लेक्चर्स देकर आप लोगों से पेड ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, बट हमारा ऐसा कुछ नहीं है। इसके रिगार्डिंग भी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप लोग बाद में पेड लेक्चर्स तो नहीं ले लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा जो लेक्चर है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम्स के 1 महीने पहले तक हमारा जो पेपर 2 का सिलेबस है वो कंप्लीटली कवर हो जाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कर लें। और पेपर 1 का जो इंग्लिश वाला पार्ट है और जो मेंटल एबिलिटी और मैथ्स वाला सेक्शन है वो हेमंत साहू सर जो है वो भी कवर करवा देंगे। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमने जो आपसे कहा है उन प्रोमिस को हम फुलफिल कर पाए। तो प्लीज़ 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 पूरा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी भी हमारे चैनल को कम्युनिटी टैब नहीं मिला है। तो प्लीज़ 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 आप सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया है आगे भी दिखाते रहिए प्लीज़।
चलिए तो देखते हैं आज के हम अपने इस लेक्चर पे क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के हम अपने इस लेक्चर पे बात करेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स की। जैसा कि आपने देखा था कि हम अपने पिछले लेक्चर में क्लाइमेटिक फैक्टर्स का जो सोलर रेडिएशन वाला पार्ट था उसको हमने कवर कर लिया था, और आज के हम अपने इस लेक्चर में टेम्परेचर वाले पार्ट को कवर करेंगे। फिर हम इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, फिर विंड्स देखेंगे। विंड्स जो है क्लाइमेटिक फैक्टर, वो किस तरीके से इफेक्ट करता है फॉरेस्ट्री पे, उसको हम देखेंगे। फिर हम मॉइस्चर के बारे में देखेंगे और फ्लड्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके हम इन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं टेम्परेचर को। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हमें जो देखना है वो इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर पे हम दो जोन्स को ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। एक तो होगा आपका हाई टेम्परेचर जोन और दूसरा होगा आपका लो टेम्परेचर जोन। तो हम देखेंगे जो हाई टेम्परेचर जोन है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से फॉरेस्ट पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है उसको हम देखेंगे। और जब हम लो टेम्परेचर जोन की बात करेंगे तो वहां पर दो जोन्स आएंगे आपके। एक तो हो जाएगा आपका स्नोई रीजन और दूसरा हो जाएगा आपका फ्रॉस्ट रीजन। स्नोई रीजन की अगर मैं बात करूं तो जो आपके हिमालय रेंज होते हैं, हिमालय रेंज जो होते हैं आपके, वो होते हैं आपके स्नोई रीजन्स। वहां पर आप देखते हैं आपको पता ही होगा कि स्नोफॉल होता है। फ्रॉस्ट रीजन कहने का मतलब जो हमारा नॉर्थ इंडिया वाला रीजन हो गया, जैसे दिल्ली है ना, हरियाणा, मसूरी तरफ का जो एरिया हो जाता है, वहां पर टेम्परेचर तो बहुत लो हो जाती है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, लेकिन वहां पर स्नोफॉल नहीं होता। ठंड ज्यादा पड़ने की वजह से क्या होता है, जो ओस होती है, ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, राइट, वो क्या होता है, जमना स्टार्ट हो जाते हैं। मॉइस्चर जो होता है ट्रीज का, वो जो है वो फ्रॉस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन सब की वजह से वहां पर किस तरीके के प्रभाव पड़ते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको हम आज के अपने इस लेक्चर पर कवर करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हाई टेम्परेचर जोन की। तो हाई टेम्परेचर जोन का मतलब क्या हुआ कि जहां पर जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज्यादा हो गया है। नॉर्मल से ज्यादा हो गया है क्या मतलब कि आप रायपुर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो पहले के जमाने में उतना ज्यादा टेम्परेचर रेज जो है वो नहीं होता था। अगर हम रायपुर के मौसम की ही बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि बारिश में भी गर्मी लगती है, ठंड में भी गर्मी लगती है और गर्मी में भी डबल गर्मी लगती है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, राइट। मतलब जब नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, सबसे पहली बात तो कार्डिनल टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ता है। कार्डिनल टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, वो मेंटेन नहीं होगा। तो कार्डिनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो सीड जर्मिनेशन प्रोसेस नहीं होगा। अब कार्डिनल टेम्परेचर क्या होता है ये भी हमने अपने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कार्डिनल टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसमें सीड जर्मिनेशन प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस कर रही होती है। ठीक, फिर क्या होता है कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है तो हमने देखा था, एक ग्राफ देखी थी हमने, जिसमें क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस रेट होती है, फोटोसिंथेसिस रेट सबसे ज्यादा कब होती है, 30 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो क्या होता है, रेस्पिरेशन की रेट भी बढ़ जाती है। इसको भी हमने अपने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कि यहाँ पर क्या हो जाता है, सन बर्न हो जाती है। यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे कि ज्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ कि ये जो पेड़ों की जो पत्तियां हैं, ठीक, वो जल गई हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर सन बर्न हो गया है। सन बर्न कहते हैं इसे, या हम क्या कहते हैं, सन स्कैल्ड। सन स्कैल्ड, SCALD, सन स्कैल्ड। ठीक, तो ये हो जाता है। फिर क्या होता है, विल्टिंग हो जाती है, पौधों की विल्टिंग। इसका मतलब क्या होता है, मुरझा जाते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो पौधा है ये काफी हरा भरा है। ठीक, लेकिन जब प्लांट जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जब खड़े होते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे कंप्लीट विल्टिंग जो है वो टेक प्लेस हो चुकी है। कंप्लीट विल्टिंग टेक प्लेस हो चुकी है का मतलब क्या हुआ कि प्लांट जो है वो अपनी पूरी मैकेनिज्म, जो उसका मैकेनिज्म है कि वो सीधा खड़ा रहता है, जब वो फ्रेश रहता है तो अच्छे से प्रॉपरली स्टैंड हुआ रहता है,
वो जो है ज्यादा टेम्परेचर की वजह से वो मुरझा चुका है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहला तो कि लॉस ऑफ वाटर बहुत ज्यादा हो रहा है, कि मतलब उसको प्रॉपर रेट में क्या नहीं मिल पा रहा है, वाटर एब्जॉर्ब जो करते हैं प्लांट, जिससे उसको जरूरी मिनरल्स मिलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो हेल्प करता है, वो उसको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जैसे ही हम उसे पानी देते हैं वो कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाता है प्लांट्स के एब्जॉर्ब करने से पहले। इससे क्या हुआ कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बहुत ज्यादा हो गई, है ना। ट्रांसपिरेशन के बारे में हमने ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। अब ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो गई है, लॉस ऑफ वाटर भी ज्यादा हो गया है, तो इससे क्या होगा? इससे विल्टिंग हो जाएगी, WILTING। इससे क्या हो जाएगी? विल्टिंग हो जाएगी। विल्टिंग का मतलब क्या हो गया? ड्रूपिंग ऑफ, यानी कि मुरझा जाना। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है, जहां जहां पर हाई टेम्परेचर होता है तो ये सारे जो है आपको चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। अब अगर हम विल्टिंग की बात करें तो विल्टिंग को भी हम दो कैटेगरीज में देखते हैं। विल्टिंग की जब हम बात करते हैं तो विल्टिंग को भी हम दो कैटेगरीज में देखते हैं। एक तो होता है आपका फिजियोलॉजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ कि हम विल्टिंग को दो पार्ट्स में देखते हैं। एक तो होता है आपका टेम्पररी विल्टिंग और दूसरा होता है आपका परमानेंट विल्टिंग। ठीक, एक होता है आपका टेम्पररी विल्टिंग और दूसरा होता है आपका परमानेंट विल्टिंग। टेम्पररी विल्टिंग वो कंडीशन होती है जिसको हम पानी देकर उसको ठीक कर सकते हैं। अगर सपोज कि आज धूप बहुत ज्यादा थी, ठीक, आज का जो ऐसा होता है ना गर्मी के मौसम में, मतलब रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया जाता है ना। जैसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो राजस्थान में नोट किया गया था 50 डिग्री सेल्सियस। अभी अभी हाल ही में न्यूज में आया था कि जो डामर जो डले हुए थे रोड पर वो भी गलने लगे थे, है ना। तो क्या हुआ, अगर किसी दिन बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी तो क्या होता है कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्लांट्स जो है वो मुरझा जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाता है, शाम होती जाती है, शाम को जब धूप कम हो जाती है और जब हम उस पर पानी डालते हैं तो नेक्स्ट डे जो है वो वापस से जो है वो खिल जाते हैं अच्छे से, है ना। मतलब जो है विल्टिंग जो है वो उसको क्योर किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग इनफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, जिसको उतनी जरूरत है। अगर शाम हो गया तो क्या हो गया कि अब धूप नहीं होगी, हाई टेम्परेचर नहीं होगा, तो उतनी ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, इवेपोरेशन नहीं होगा, तो उसको प्रॉपरली टाइम मिलेगा कि वो वाटर को क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए। इसलिए सुबह तक वो वापस से खिला खिला हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया आपका टेम्पररी विल्टिंग हो गई आपकी। फिर अगर हम बात करें परमानेंट विल्टिंग की, तो परमानेंट विल्टिंग में क्या होता है कि जब प्लांट जो है वो एक्सेस ऑफ वाटर जो है उसको लूज कर देता है, मतलब जरूरत से ज्यादा पानी अगर वो लूज कर दे रहा है और इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो वापस जो है नॉर्मल कंडीशन पर आ पाए। अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में पानी दे रहे हैं उसके बावजूद उस वो जो है नॉर्मल कंडीशन पर वापस नहीं आ पा रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, परमानेंट विल्टिंग हो गया। ठीक, तो टेम्पररी और परमानेंट विल्टिंग जो है वो आपका क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विल्टिंग। ठीक है, उसके फिजिक्स के बेसिस पे, ठीक, उसके फिजिकल के बेसिस पे हमने क्या किया, उसको कैटेगराइज किया। फिर क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। ऑन द बेसिस ऑफ कॉज में हम क्या कहते हैं, पैथोजन विल्टिंग। पैथोजन विल्टिंग का मतलब क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ अटैक ऑफ सम प्लांट ईटिंग इंसेक्ट्स, ऐसे इंसेक्ट्स जो कि प्लांट को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उनका अटैकिंग, है ना, वो क्या कर सकता है, अगर जो इंसेक्ट्स अगर उस पे अटैक कर रहा है तो क्या होगा कि प्लांट्स के अंदर जो जरूरी टिश्यूज होते हैं, है ना, जैसे लीव्स में, रूट्स में, है ना, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, जो जरूरी टिश्यूज होते हैं जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ये रिस्पॉन्सिबल क्यों होते हैं, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है ना। तो अगर पैथोजन की अटैक की वजह से, इंसेक्ट्स पेस्ट्स की अटैक की वजह से कहीं से भी वो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ब्रेक डाउन हो गई, तो क्या होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा कि वो भी किसको लीड करेगा, इट विल ऑल्सो लीड्स टू विल्टिंग। इसकी वजह से भी जो प्लांट्स है वो क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो ये क्या हुआ, विल्टिंग को हमने कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं कि लो टेम्परेचर। हमने हाई टेम्परेचर के बेसिस पे देख लिया कि प्लांट्स पे या
फॉरेस्ट की ट्रीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि लो टेम्परेचर को हमने दो रीजन में बांटा था, एक तो हमारा था स्नोई रीजन और एक था हमारा फ्रॉस्ट रीजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉस्ट के बारे में। ठीक, तो अगर हम फ्रॉस्ट की बात करें तो फ्रॉस्ट क्या होता है। फ्रॉस्ट की अगर हम बात करें तो फ्रॉस्ट क्या होता है, चिलिंग ऑफ एयर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, दैट इज योर व्हाट, फ्रॉस्ट, चिलिंग ऑफ एयर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे सपोज क्या हुआ कि रात को काफी ठंड पड़ी। अब जो प्लांट का जो वाटर वेपर था, किसके अंदर, प्लांट्स की बॉडी के अंदर, जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वाटर वेपर दिख रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि कोल्ड एयर प्लस वाटर वेपर दोनों मिलकर, अगर यहाँ पर वाटर वेपर जमा हुआ है, ठीक है, मॉइस्चर जमा हुआ है, तो वो कोल्ड एयर के प्रेजेंस में आके रिएक्ट कर जाएगा और वो क्या बना देगा, आइस क्रिस्टल्स बना देगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि प्लांट्स की जो फंक्शनिंग है वो पुअर हो जाएगी, वो जो अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसकी जो रेट है वो क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उस प्लांट को इंटरनल डैमेज हो रहा है। ठीक, उस प्लांट को क्या हो रहा है, इंटरनल डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रॉस्ट, क्योंकि फ्रॉस्ट प्रेजेंट है। ठीक, अब क्या होता है कि अगर हम पानी की बात करें, अगर इसमें वाटर वेपर जमा होगा, तो वाटर वेपर जब जमा है तो वाटर वेपर का जो एरिया होगा वो कम होगा, लेकिन जैसे ही वो जम के फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन कर देगा तो उसने उसकी जो एरिया है वो बढ़ जाएगी, है ना। जमने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल था वहां पे वो तो क्या हो गया, फैल गया, है ना। तो अब जब वो बड़ा हो गया है तो वो जो है प्लांट्स की बॉडी में इजीली जो है अंदर घुस जाएगा, और क्या होगा कि वो प्लांट्स की जो टिश्यूज हैं उनको प्रॉपरली फंक्शन करने नहीं देगा, मतलब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स टेक प्लेस कर रहे हैं वो उनपे रोड़े अटकाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से जो वो प्लांट को इफेक्ट करता है, फ्रॉस्ट जो है। ठीक, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रॉस्ट। अगर मैं टाइप्स ऑफ फ्रॉस्ट की बात करूं तो पहला तो आपका होता है रेडिएशन फ्रॉस्ट, फिर होता है पूल फ्रॉस्ट, और फिर होता है एडवेक्टिव फ्रॉस्ट। रेडिएशन फ्रॉस्ट को हम ग्राउंड फ्रॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, और या हम होर फ्रॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो अगर इन तीनों में से कोई भी नाम लिखा हो आपको समझ जाना चाहिए कि रेडिएशन फ्रॉस्ट के बारे में बात कर रहा है। फिर हम देखते हैं पूल फ्रॉस्ट। तो पूल फ्रॉस्ट को हम कन्वेक्शन फ्रॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, और एडवेक्टिव फ्रॉस्ट को हम विंड फ्रॉस्ट के बारे में भी जानते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन सारे फ्रॉस्ट को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। चलिए, यहाँ पर अब हमको दिखाई दे रहा है रेडिएशन फ्रॉस्ट। अगर मैं रेडिएशन फ्रॉस्ट की बात करूं तो इसको ऐसे समझिए कि सपोज ये हमारा अर्थ है। ठीक, तो अर्थ में ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा इक्वेटर है। ठीक, और इक्वेटर के बाद ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा है पोल रीजन, और ये जो हमारा ये वाला जो हिस्सा हुआ ये कौन सा हिस्सा हो गया, हमारा मिड लैटिट्यूड। ठीक है, ये कौन सा है, मिड लैटिट्यूड। अब सर्दियों के टाइम पे क्या होगा, ठीक, सर्दियों के टाइम पे क्या हो रहा है, मिड लैटिट्यूड जो रीजन है यहाँ पर अगर सन है, ठीक, सर्दियों के टाइम की बात कर रही हूँ ना मैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा सन है। तो मिड लैटिट्यूड जो है वहां पर जो विंटर टाइम पे यहाँ की जो सन रेज है वो प्रॉपरली नहीं रीच कर पाएगी, कहाँ पर, मिड लैटिट्यूड पे। ठीक, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये पोलर रीजन हो गया, और इन दोनों के बीच का जो है दैट इज योर व्हाट, मिड लैटिट्यूड। तो सर्दियों के मौसम में क्या होगा कि सन की जो रेज है, सोलर रेडिएशन जो है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएंगी, कहाँ पर, मिड लैटिट्यूड में। ठीक, और इसकी वजह से क्या होगा, हम ऑब्जर्व करेंगे कि दिन जो है वो हमारा 7 से 8 घंटे का कुछ होगा, 7 से 8 घंटा लंबा होगा, और जो रात होगी वो 14 से 15 घंटे की होगी। रात कितने की होगी हमारी, 14 से 15 घंटे की होगी। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, जो मतलब सन से जो यहाँ तक पहुंचने जो रेडिएशन है, लॉन्ग वेव रेडिएशन है, वो क्या करेगी, वीक हो जाएगी, है ना, वो क्या पड़ जाएगी, वीक पड़ जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हीट है वो अर्थ क्या करेगा, लॉस ऑफ हीट जो है, जैसे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है मिड लैटिट्यूड में। तो इससे क्या होगा कि अर्थ जो है वो ज्यादा अमाउंट में हीट जो है वो अर्थ जो है लूज करेगा, लेकिन गेन ऑफ हीट जो है वो लेस हो जाएगा,
है ना। इसका मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ हीट जो है वो ज्यादा हो जाएगी लेकिन गेन ऑफ हीट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है कि रेडिएशन जो है वो हमारे वो मूव कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, रीजियन से। रीजियन से वो क्या कर रहे हैं, रेडिएशन जो है वो दूर भाग रहे हैं, अवे, है ना, मूव कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं कि यहाँ से जो रेडिएशन है वो अपने आप जो है वो भाग जा रहा है। अगर रेडिएशन दूर भाग रहा है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन जरूरी होती हैं, तभी क्या होता है कि रेडिएशन जो है वो इस रीजियन से दूर भाग जाता है। ठीक, तो वो कौन से रेडिएशन, वो कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि नाइट जो है वो लंबी होनी चाहिए, रातें जो है वो लंबी होनी चाहिए। तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि 14 से 15 घंटा जो होता है मिड लैटिट्यूड में रातें जो होती है वो इतनी लंबी होती है। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि अगर रातें लंबी हैं तो रेडिएशन को प्रॉपरली टाइम मिल रहा है कि वो क्या हो सके, लूज हो सके। ठीक, अगर दिन हमारा छोटा है, दिन हमारा छोटा है तो क्या होगा कि गेन ऑफ हीट जो है वो क्या हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, गेन ऑफ हीट की वैल्यू कम हो जाएगी ना, क्योंकि सन जो है वो ज्यादा देर तक नहीं रुक पा रहा है। और रातें जो है वो बहुत लंबी है, रातें बहुत लंबी है तो लॉस की जो क्वांटिटी है, रेट है, वो ज्यादा रहेगी क्योंकि सन रेज तो पड़ नहीं रहे हैं, है ना, तो रेडिएशन जो है वो उनका लॉस ज्यादा होगा। ठीक, रेडिएशन का लॉस जो है वो ज्यादा होगा। और अगर रातें लंबी हैं तो रेडिएशन को लॉस होने का प्रॉपर टाइम मिलेगा उनको। ठीक, सेकेंड जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो क्या, जो हमारा स्काई है, स्काई जो आसमान है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्काई मस्ट बी क्लियर। अब ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर वहां पे क्लाउड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक, तो क्लाउड्स क्या करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको वापस स्कैटर बैक कर देता है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा कि सपोज क्लाउड्स हैं तो क्लाउड्स क्या करेंगे, सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये सारे रेडिएशन को यहाँ पर वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब करके वापस जो है वो अर्थ पे भेज देंगे, सेम एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक, तो अगर वहां पर क्लाउडी स्काई होगा तो टेम्परेचर जो है वो लोअर डाउन नहीं हो पाएगा। अगर टेम्परेचर कम नहीं होगा तो रेडिएशन फ्रॉस्ट तो जमेगी ही नहीं, है ना। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्रॉस्ट के बारे में, है ना। तो अगर रेडिएशन जो है अगर प्रॉपरली लूज हो रहा है तभी तो रेडिएशन फ्रॉस्ट जमेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक, फिर जो थर्ड स्पेसिफिक कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, फ्लो ऑफ विंड, फ्लो ऑफ विंड जो है वो कैसी होनी चाहिए, काम होनी चाहिए, एकदम मतलब धीरे धीरे प्यारी प्यारी हवा जो है वो बहनी चाहिए। क्यों, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर विंड जो है वो हायर स्पीड से फ्लो करेगी, ठीक, तो विंड क्या करता है, मॉइस्चर कंटेन करता है। अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ विंड जो है वो बहुत ज्यादा है तो रेडिएशन किससे रिएक्ट करेगा, मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा, बहुत क्या करेगा, बहुत ही रैपिडली रिएक्ट करेगा। और इससे क्या होगा, रेडिएशन जो है वो अर्थ सरफेस से मूव नहीं कर पाएगा, रेडिएशन जो है अर्थ सरफेस से मूव नहीं कर पाएगा तो गेन ऑफ हीट क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो रेडिएशन को लूज करना है, तभी तो रेडिएशन फ्रॉस्ट जो है वो जमेगी, है ना। तो इस तरीके से, तो ये क्या होता है आपका, रेडिएशन फ्रॉस्ट होता है। ये जो यहाँ पर आपको इफेक्ट ऑफ विंड मशीन जो दिख रही है इसको हम आगे अभी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इस पार्ट को हम बाद में देखेंगे। ठीक, तो अभी आपको इस पार्ट के बारे में नहीं सोचना है, अभी हमने क्या डिस्कस किया, ड्यूरिंग द डे और नाइट फ्रॉस्ट के बारे में। ठीक, तो आई होप रेडिएशन फ्रॉस्ट जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं पूल फ्रॉस्ट। तो पूल फ्रॉस्ट जो है, आप ये जस्ट लाइक स्विमिंग पूल ही है, जैसे आप समझिए कि यहाँ से देखिए ये जो है ये वैली, ठीक, इस वैली को ही हम क्या स्विमिंग पूल की तरह जो है इमेजिन करते हैं। ठीक, जस्ट लाइक स्विमिंग पूल। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कैसे काम करता है कि सपोज ये वैली जो है वो स्विमिंग पूल है, ठीक, और ये जो टॉप मोस्ट रीजन है, ये सपोज ये समझ लीजिए कि ये मसूरी है। ठीक, ये टॉप मोस्ट रीजन जो है वो क्या है, हमारा मसूरी है। ठीक, तो जनरली क्या होता है कि हिली एरियाज में, ये हिली एरिया है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, एकदम लो होता है। ठीक, टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। तो नाइट में क्या होता है कि टेम्परेचर तो और भी ज्यादा लो हो जाएगा एज कंपैरिजन टू डे टाइम। ठीक,
तो जब रात में जब टेम्परेचर और ज्यादा लो हो जाता है तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी थिन हो जाता है। ठीक, एटमॉस्फेयर जो है वो काफी थिन हो जाता है एज कंपैरिजन टू वैली एरिया। वैली एरिया और हिली एरिया की अगर हम एटमॉस्फेयर के ब्रेथ की बात करें तो ये क्या हो जाता है, काफी थिन हो जाता है। ठीक, रिजल्टिंग इन द एमिटिंग ऑफ रेडिएशन मोर इजिली। अगर यहाँ पर इसका जो एटमॉस्फेयर है वो थिन हो गया है तो यहाँ से रेडिएशन जो है वो ज्यादा एमिट होंगे। रेडिएशन जो है वो क्या होगा, ज्यादा एमिट करेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, थिन है। तो इससे क्या होता है कि ये रेडिएशन जो है वो रात में ज्यादा एमिट करेंगे। अब ज्यादा रेडिएशन एमिट कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे और ज्यादा लो होते जाएगा। ठीक, एज कंपेयर टू हिली एरियाज। तो अब जब टेम्परेचर और ज्यादा लो हो रहा है तो यहाँ पर जो हवा चल रही है वो क्या हो जाएगी, डेंस हो जाएगी। डेंस हो जाएगी का मतलब क्या हो गया, और ज्यादा भारी हो जाएगी। अब हवा भारी हो जाएगी तो हवा क्या है, हवा भारी हो गई है तो वो कहाँ चलेगा, नीचे की तरफ बहना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, हवा जो है वो क्या करेगा, नीचे की तरफ बहना स्टार्ट हो जाएगी। अब हवा जो है वो नीचे की तरफ बहना स्टार्ट हो रही है। तो अब ऑन ब्लोइंग इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, वैली रीजन की तरफ जो है हवा जो है वो बढ़ने लगी। एक सेकेंड में पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। एक सेकेंड, हाँ ठीक। तो अब क्या हो रहा है कि हवा जो है वो नीचे की तरफ ब्लो होने लग रही है। अब हवा जो नीचे की तरफ ब्लो हो रही है तो क्या होगा कि कोल्ड, अब यहाँ पर देखिए क्योंकि हवा भारी हो चुकी है तो यहाँ से जो हवा है वो नीचे की तरफ आ रही है। अब जब हवा नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ पर जो पहले से हवाएं मौजूद थी वो कैसी थी, वार्मर थी। वो जो क्या थी, वो हवा थोड़ी गर्म हवा थी। तो अब यहाँ पर जो हवा जो ठंडी हो चुकी है ना, वो भारी हो गई है तो वो अब नीचे की तरफ आ रही है। तो नीचे की तरफ आ रही है तो हवा क्या होगी, जो डेंस हवा, जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है। तो वो क्या करेगी, नीचे की तरफ सेटल डाउन होने लगेगी। और यहाँ पर जो पहले से जो हवा थी वो इस हवा की कंपैरिजन में वार्म थी, थोड़ी गर्म थी। ठीक, तो यहाँ पे जो पुरानी वाली हवा है वो ऊपर की तरफ जाने लगेगी, है ना। पहली वाली जो हवा है वो ऊपर की तरफ जाने लगेगी और यहाँ पर जो ठंडी हवा थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर नीचे सेटल डाउन करने लगेगी। ठीक, ये इस पूरे फिनोमिना को हम ज्योग्राफी में टेम्परेचर इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन के नाम से जानते हैं इस पूरे फिनोमिना को। ये जो फिनोमिना हो रही है ज्योग्राफी में, हम इसको टेम्परेचर इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो हवा जो है वो एकदम ठंडी हो जाएगी और यहाँ पर जो पहले से जो गर्म हवा थी वो ऊपर की तरफ क्या हो गई, चली गई। तो अब इसकी वजह से यहाँ पर जो फ्रॉस्ट जमेगा उस ठंडी हवा की वजह से, उसे हम क्या कहेंगे, पूल फ्रॉस्ट। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, पूल फ्रॉस्ट। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूल फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो वैली रीजन में। पूल फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन जनरली कहाँ होता है, वैली रीजन में। ठीक, अब हम समझते हैं एडवेक्टिव फ्रॉस्ट को। तो एडवेक्टिव फ्रॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो एडवेक्टिव फ्रॉस्ट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ टाइनी आइस स्पाइक्स। जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ इस तरह का आइस स्पाइक्स जो है वो जम जाता है। ठीक, तो वो क्या होता है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ टाइनी आइस स्पाइक्स, जहां पर कोल्ड विंड जो है वो बहती रहती है ट्री ब्रांचेस से लेकर, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवेक्टिव फ्रॉस्ट कहते हैं। इसको आप कुछ ऐसे समझिए कि इस साल क्या हुआ, दिल्ली में जो टेम्परेचर था, ठीक, वो ठंड में लगभग 2.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। कितना, 2.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। और वहां पर फॉर्मेशन हुआ था किसका, एडवेक्टिव फ्रॉस्ट का। ठीक, तो अब एडवेक्टिव फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ऐसा समझिए कि यहाँ पर आप जब देख रहे हैं दिल्ली यहाँ पर लाई करता है, सेम लैटिट्यूड में जो है कोलकाता भी लाई करता है। ठीक, मुंबई भी लाई करता है। ठीक, लेकिन क्या वहां पर भी ऐसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ था जैसे दिल्ली में हुआ? क्या कोलकाता में भी 2.8 डिग्री सेल्सियस डाउन था और मुंबई में भी 2.8 डिग्री सेल्सियस थी वहां का टेम्परेचर ठंड में? नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, ऐसा होता है कि ये तो एक बात हो गई कि सेम लैटिट्यूड में कोलकाता भी एग्जिस्ट कर रहा है और मुंबई भी एग्जिस्ट कर रहा है।
सेकेंड थिंग ये कि जब हम दिल्ली के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर पूरा क्या होगा, शिवालिक रेंज होगा, ठीक। और देहरादून तो कंप्लीटली जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा होगा, हिमालय रेंजेस के बीच में लाई करता है देहरादून, ठीक। लेकिन वहां पर भी दिल्ली के जितना टेम्परेचर नहीं था। अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी 2.8 डिग्री सेल्सियस नहीं था। इतना लो टेम्परेचर होने के बावजूद दिल्ली में स्नोफॉल नहीं होता, ठीक। तो इसके पीछे की वजह क्या है? रीजन ये है कि नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं रेगुलर बेसिस पे कि टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा नीचे चली जाती है। वो इसीलिए कि यहाँ से जो है वो पोलर विंड आ रहे होते हैं, ठीक। यहाँ से जो है वो हमारा क्या आ रहा होता है, पोलर विंड आ रहा होता है। तो पोलर विंड जो है, और उसी पोलर विंड को हम क्या कहते हैं, एडवेक्ट कहते हैं। वो जो पोलर विंड है उसे ही हम क्या कहते हैं, एडवेक्ट कहते हैं, ठीक। अब ये जो पोलर विंड है वो क्या करता है, यहाँ पर जो गर्म हवा चल रही थी उसको ऊपर की तरफ भेज देता है। जो गर्म हवा थी वो क्या करता है, उसको ऊपर की तरफ भेज देता है। पोलर की साइड से जो है वो क्या आ रहा है, आपका ठंडी हवा आ रही है, ठीक। तो वहां पे दिल्ली में क्या होता है कि वहां पे दिल्ली में जो पहले से हवा प्रेजेंट थी वो थोड़ी वार्मर थी एज कंपैरिजन टू पोलर विंड्स, तो वो क्या चले गए, ऊपर चले गए, ठीक। और जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एडवेक्टिव फ्रॉस्ट। और उसी ठंडी हवा की वजह से जो फ्रॉस्ट है, जो जम जाता है, उसको हम एडवेक्टिव फ्रॉस्ट कहते हैं। और टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। कितना कम, 2.8 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक। अब ज्योग्राफी में हम इसी कंसेप्ट को पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम लैप्स रेट बोलते हैं, लैप्स रेट, ठीक। अगर मैं लैप्स रेट की बात करूं तो लैप्स रेट वो फिनोमिना है, इसमें क्या होता है कि अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक। अगर जैसे मान लो कि मैं दिल्ली से ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही हूँ तो टेम्परेचर जो है वो 6 डिग्री प्रति किलोमीटर जो है वो घटती जाती है। 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर वो क्या होती है, घटती चली जाती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं दिल्ली से जैसे सपोज यहाँ से ऊपर की तरफ गई 1 किलोमीटर तो 2.8 डिग्री सेल्सियस था, ऑल ओवर इसको मान लो कि 3 डिग्री सेल्सियस था अप्रोक्स, और मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ 1 किलोमीटर गई तो वो -3 डिग्री सेल्सियस हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये हम क्या मानते हैं, एक एवरेज निकालते हैं और बोलते हैं लैप्स रेट जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है, मतलब घटती चली जाती है, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है, एक एवरेज रेट होता है, ठीक। तो इस तरीके से, तो ये क्या होता है, ये रीजन होता है एडवेक्टिव फ्रॉस्ट का, मतलब इतना कम टेम्परेचर होने के बावजूद वहां पर स्नोफॉल नहीं होता, वहां पर फ्रीज हो जाता है, ठीक है, फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हमने अभी तक तीनों फ्रॉस्ट को जो है वो ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट की वजह से इंजुरीज क्या क्या होती है। सबसे पहले तो फ्रॉस्ट क्रैक्स का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फ्रॉस्ट क्रैक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक। फ्रॉस्ट, एक सेकेंड, फ्रॉस्ट क्रैक्स का, जैसे जिस तरीके से आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये जो क्रैक्स है, ठीक। तो ये क्या है, फ्रॉस्ट क्रैक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली लोअर डाउन हो गया, टेम्परेचर जो है वो पूरी तरीके से कम हो गया है। तो जो आउटर बाउंड्री है, जैसे देखिए ये आउटर बाउंड्री प्लांट की क्या है, आउटर बाउंड्री है, ठीक। ये प्लांट की आउटर बाउंड्री हो गई और ये उसके अंदर का टिश्यू हो गया, ठीक है, अंदर का स्ट्रक्चर। तो ये जो आउटर बाउंड्री है, तो इसके जो आसपास का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। इसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया है, कम। तो आउटर टिश्यू में क्या होगा, क्रैक आ जाएगा। आउटर टिश्यू में क्या हो गया, क्रैक आ गया। लेकिन अंदर की टिश्यू में उतना फर्क जो है वो नहीं पड़े, ठीक। तो अब जो क्रैक जनरेट हुआ है आउटर बॉडी में, तो टेम्परेचर जो है वो इनर बॉडी पर अफेक्ट नहीं कर पा रही है, ठीक। अब इनर बॉडी पे जब वो इफेक्ट नहीं कर पा रही है तो क्या होता है कि इनर बॉडी जो है वो श्रिंक होने लगती है, सिकुड़ने लगती है। अब आउटर बॉडी जो है वो क्या होने लग गई, इनर बॉडी जो है वो श्रिंक होने लग गई, तो आउटर बॉडी में क्या होगा, क्रैक्स आ जाएगा, ठीक। ऐसा समझिए कि जैसे ये बाहर वाला एरिया है, ठीक है, ये बाहर वाला एरिया है और ये अंदर वाला एरिया है, ठीक। तो अब क्या हुआ कि यहाँ जो उसका आउटर एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर काफी डाउन हो गया,
टेम्परेचर डाउन होने की वजह से क्या हो रहा है कि बाहर के ये जो है ये इस पे इफेक्ट करेगा आउटर टिश्यूज पे, लेकिन अंदर वाले टिश्यूज पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसके कंपैरिजन ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अब ये सिकुड़ गया है तो इस पे क्या आ जाएगा, क्रैक आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये जो क्रैक है ये आ जाते हैं। ठीक, तो अब क्या होता है कि अब ये क्रैक्स आने की वजह से क्या इश्यूज क्रिएट होते हैं। ठीक, तो अब ये जो क्रैक जो है वो ज्यादा प्लांट्स को जो है, जैसे देखिए यहाँ पर ये जो क्रैक आया है तो ये प्लांट्स को क्या क्या नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ पर तो आपको फ्लोएम जो टिश्यूज है, जाइलम टिश्यू है, वो तो आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं कि उनके बीच तो कोई भी डैमेज नहीं पहुंची है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बार्क में जो है आउटर सरफेस है सिर्फ उसमें क्रैक आया, अंदर में तो कुछ भी जो है डैमेज नहीं पहुंचा है पेड़ को, है ना। तो लेकिन क्या होता है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजीली अकर हो सकती है, क्योंकि फ्लोएम और जाइलम टिश्यू में किसी भी तरीके का कोई भी डैमेज नहीं आया है, लेकिन क्या होता है कि ये जो कैविटी फॉर्म हुई है पेड़ पे, ठीक, ये सेंटर बन जाती है, हब बन जाती है किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, पेस्ट के लिए। ठीक, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ से इजीली अटैक कर सकते हैं प्लांट के इनर पार्ट पे। अगर वो यहाँ से इजीली अटैक कर सकते हैं तो क्या होता है कि प्लांट का जो इंटरनल टिश्यू होता है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। अगर प्लांट का जो इंटरनल टिश्यू है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है तो यहाँ के जो इंसेक्ट्स है, जैसे इंसेक्ट्स आपके कौन हो गए, हार्टवुड बैक्टीरिया। ठीक, हार्टवुड वाटर इंसेक्ट जो है वो क्या करता है, यहाँ से प्लांट को डायरेक्टली अटैक कर लेता है और फिर क्या होता है कि प्लांट के जो अंदर के जाइलम और फ्लोएम टिश्यू है उस पे अटैक कर देता है और फिर यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर और मिनरल्स की वो बंद हो जाती है। तो ये इफेक्ट पड़ता है क्रैक का आपके पेड़ों पर। ठीक, फिर बात आती है कैंकर की। ये तो हो गया सबसे पहला जो था आपका फ्रॉस्ट क्रैक हो गया। फिर दूसरा है हमारा कैंकर। ठीक, कैंकर जो है सेम क्या होता है, किसकी तरह होता है, कैंसर की तरह। जैसे कि आपको पता है मच सिमिलर जो होता है कैंसर की, जैसे लो टेम्परेचर की वजह से जो आउटर सेल है वो डैमेज हो गए। ठीक, लो टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ, जो आउटर सेल है पेड़ के वो डैमेज हो गए। अब जो सेल जो डैमेज हो रहे हैं वो कंटिन्यूअसली मैसेज रिसीव कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि जो सेल जो है एक सेल डैमेज हुआ तो फिर क्या होता है, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ टाइम 2 सेल डैमेज हो गए। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि चौपल मतलब उनकी जो रेट है वो मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक उसी तरह जैसे कैंसर सेल्स जो है वो कंटिन्यूअसली उनका मल्टीप्लाई होता जाता है, उनकी ग्रोथ रेट जो है वो काफी हाई होती है। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, जब आउटर सेल जो है वो क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वो मल्टीप्लाई करने लग जाता है, बाकी सेल्स को भी जो है डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, फिर क्या होता है कि जब रेट ऑफ डैमेजिंग ऑफ सेल जब मल्टीप्लाइड हो जाता है सेम एज कैंसर, तो वहां पर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी ट्यूमर की वजह से, और यही जो ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कैंकर। ठीक, उसे ही हम क्या कहते हैं, कैंकर। ठीक, फिर जो आता है हमारा दूसरा जो है दैट इज योर फ्रॉस्ट हीविंग। फ्रॉस्ट हीविंग का मतलब क्या हुआ, HEAVING, यही आपका क्या होता है, फ्रॉस्ट हीविंग होता है। फ्रॉस्ट हीविंग का मतलब क्या हुआ कि फ्रीजिंग ऑफ सॉइल। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर ये सॉइल है। ठीक, तो सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, फ्रॉस्ट हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। अब अगर वहां पर क्या है कि जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि वहां पर क्या होता है, जैसे सपोज कि वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक, जैसे सपोज ये कोई वाटर मॉलिक्यूल है, अब टेम्परेचर क्या हुआ, बहुत ज्यादा डाउन हुआ, तो अब ये क्या करेगा, ये फ्रॉस्ट हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो अगर सपोज इसका एरिया इतना है, ठीक, अगर ये फ्रीज हो गया तो इसका जो एरिया है फ्रीज होने के बाद वो बढ़ जाएगा। अब एरिया में जब इंक्रीमेंट हो गया तो वो क्या करेगा, सॉइल को, रूट को क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि एरिया बढ़ गया तो जो रूट था वो क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में उसको मूव करने लगेगा। देखिए ये, ठीक है,
पहले ये कहाँ पर था, नीचे में था, ठीक। फिर ये क्या करा, ऊपर की तरफ खींच लिया उसको, क्यों, क्योंकि एरिया जो है वो तो बढ़ गया ना। किसकी वजह से बढ़ गया, क्योंकि जो मॉइस्चर प्रेजेंट था, वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट था, वो फ्रीज हुआ, फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। तो वो क्या करेगा, जब सुबह हुआ तो इंक्रीज एरिया जो है वो इंक्रीमेंट हो गई, एरिया जो है वो बढ़ गया। तो ये प्लांट को ऊपर की तरफ, रूट्स को जो है ऊपर की तरफ क्या करेगा, खींचेगा। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्रूट जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट हीविंग। इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट हीविंग या सॉइल हीविंग या सॉइल अपलिफ्टिंग। और जब वो ऐसा रेगुलर होता जाएगा, देखिए जैसे ये ऊपर की तरफ जो है वो ऊपर की तरफ खींच गया है, जब ऐसा रेगुलर बेसिस पे होता जाएगा तो रूट जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर वो यहाँ से ऐसे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर करते करते एट लास्ट क्या हो जाएगा, प्लांट जो है वो डेड हो जाएगा, ठीक। फिर आता है फ्रॉस्ट विल्टिंग, ठीक। अगर हम फ्रॉस्ट विल्टिंग की बात करें तो सेम वे क्या होता है कि जो फ्रीजिंग ऑफ सॉइल वाटर है, सॉइल वाटर क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, ठीक। तो वो भी क्या कर देता है, इट लीड्स टू विल्टिंग, मतलब प्लांट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप उनमें क्या दे रहे हो, पौधों को पानी दे रहे हो, तो टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा गिर जाएगा रात के टाइम पे, तो क्या होगा, वाटर जो है वो क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन डे टाइम में जैसे ही क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो वो फिर से क्या हो जाएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनराइज वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। अब जब वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फिर से मेल्ट हो गए, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लांट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, फिर से मुरझा जाएंगे। और अगर रेगुलर विल्टिंग टेक प्लेस करेंगे, तो जो टेम्पररी विल्टिंग हो रही थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, परमानेंट विल्टिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट विल्टिंग कहते हैं, ठीक। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन को। तो अगर हम जो ये फ्रॉस्ट हो रहा है, तो अब हम उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, फ्रॉस्ट की वजह से जो भी डैमेज हो रहा है प्लांट्स को, उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला आता है नर्सरी हैचिंग, ठीक। नर्सरी हैचिंग का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडिंग शेल्टर टू नर्सरी। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नर्सरी को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि टेम्परेचर जो है वो रेगुलर मेंटेन रहे और जो है रेडिएशन जो है वो प्रॉपरली यहाँ से लूज ना हो पाए, ठीक। तो इस वजह से क्या होगा कि प्लांट्स जो है उनमें फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। फिर आता है हमारा अवॉइड क्लियर फेलिंग। अवॉइड क्लियर फेलिंग को जो है हम ब्रीफली कवर करेंगे किसमें, सिल्वीकल्चर सिस्टम पे, ठीक। सिल्वीकल्चर सिस्टम पे जब हम इसको देखेंगे, दैट इज योर व्हाट, अवॉइड क्लियर फेलिंग। क्लियर फेलिंग का मतलब क्या हुआ, हम इसमें मोटा मोटा समझ लेते हैं। जैसे क्या है कि अगर यहाँ पर सपोज कोई 1 हेक्टेयर का खेत है, ठीक। यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर खेती की हुई है, फॉरेस्ट्री की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ, प्लांट्स लगाए हुए हैं। अब जहां जहां पर जगह बचे हुई है, वहां पर क्या हो रहा है, वीड्स उगा रहे हैं, ठीक। वहां पर क्या हो रहा है, वीड्स उगा रहे हैं। अब वीड्स उगा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि फ्रॉस्ट जो है वो वीड्स पे तो जमा हो रहा है। वीड्स में जमा होने की वजह से फ्रॉस्ट की जो रेट है वो ज्यादा हो गई, क्योंकि वो वीड्स पे भी जमा हो रही है और वीड्स के साथ साथ उसके आजू बाजू जो पेड़ है उसमें भी जमा हो रही है, ठीक। तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हमने क्या किया कि जब वो फॉरेस्ट का जब हार्वेस्टिंग वाला टाइम आएगा, ठीक, जब हमको क्या करना है, फॉरेस्ट की हार्वेस्टिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगी कि इस पूरे के पूरे लैंड को एक साथ जो है मैं उसको क्या कर दूंगी, पूरा हार्वेस्ट कर दूंगी एक साथ। तो इससे क्या होगा कि वीड्स जो है वो भी क्या हो गए, साफ हो गए। तो यही क्या होता है आपका अवॉइड क्लियर फेलिंग, हमें उसे क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक। इसको हम सिल्वीकल्चर सिस्टम पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। चलिए फिर क्या होता है, दूसरा क्या होता है, स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ठीक। स्प्रिंकल इरिगेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, विल्टिंग को रोक सकते हैं। सपोज क्या हो रहा है कि रात में जो यहाँ पर फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन हो गया था सॉइल वाटर पे, सुबह हुई तो क्या हुआ कि सन रेज की वजह से क्या हो गया, वाटर जो है वो लॉस हो गए, वो मेल्ट हो गए और जो प्लांट्स को जो है वो क्षति पहुंचाने लग गए। तो अगर हम वहां पर क्या कर रहे हैं कि डे टाइम में अगर हम उनको स्प्रिंकल्स के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर है वो नहीं होगा, ठीक। और शाम के टाइम पे जब टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, तो उससे जो पेड़ पौधे जो हमने लगाए हुए हैं वो फ्रेश रहेंगे,
ठीक, तो इस तरीके से आप स्प्रिंकल इरिगेशन करके आप क्या कर सकते हो, फ्रॉस्ट को रोक, फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन कर सकते हो। ठीक, अब हमें क्या करना है कि जैसे फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम रेडिएशन फॉर फ्रॉस्ट। ठीक, अब प्रिवेंशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉस्ट को हम ऐसा समझते हैं कि जैसे आपको पता है, हमने रेडिएशन फ्रॉस्ट जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो जनरली रेडिएशन जो है वो रात में एक्टिव होते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि इसका जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें ही हमने डिस्कस किया था कि जो रेडिएशंस हैं वो रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक, हमने देखा था ना, नाइट में जो है ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है जनरली, जैसे हम साउथ हेमिस्फीयर की बात करें, जैसे न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाले हो गए, वो क्या करते हैं, वो अपनी फील्ड में फैन लगा देते हैं। जैसे देखिए ये वाला फैन है ना, वो अपने फील्ड में क्या करते हैं, फैन लगा देते हैं। ये फैन लगा हुआ है। ठीक, इससे क्या होता है कि जैसे रेडिएशन जो है, ये अब ये क्या कर रहा है, हवा दे रहा है। ये जो विंड है वो क्या कर रहा है, हवा दे रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, रात में जो रेडिएशन की जो रेट है वो बहुत ज्यादा हो गई है ना। तो अब क्या होगा कि ये विंड प्रोड्यूस करेगा। अब जब ये विंड प्रोड्यूस कर रहा है तो रेडिएशन जो है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए, विंड्स के द्वारा। ठीक, अब रेडिएशन जो है वो यहीं पे, यहाँ से ऊपर तरफ जाने की वजह से यहीं पे कोलैप्स हो गए। अब रेडिएशन यहीं पे कोलैप्स हो गए कंप्लीटली, जो है उनको बंद कर वो यहाँ पर ही नष्ट हो गए। ये जो विंड्स जो है, ये यहाँ पर जो हमने फैन लगाया हुआ है उसकी मदद से, तो क्या हो गया कि जो रेडिएशन फ्रॉस्ट है वो जमना बंद हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या देखा था कि एक तो हमने देखा था कि नाइट में जो रेडिएशन का रेट है वो ज्यादा होता है, और प्लस जो विंड जो है वो कैसी होनी चाहिए, काम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने फैन लगा के विंड की स्पीड को क्या कर दिया, हाई कर दिया है। जब हमने विंड की स्पीड को हाई कर दिया तो रेडिएशन जो है वो, यहाँ पर रेडिएशन फ्रॉस्ट जो है वो क्या होगा, हो ही नहीं पाएगा। ठीक, सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, ठीक, सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमारा क्या हो गया, हमने देखा, ठीक है। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, स्मोकी फायर कर सकते हैं। स्मोकी फायर का मतलब क्या हुआ कि एक फैक्टर हमने और देखा था कि स्काई मस्ट बी क्लियर। स्काई कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब अगर स्काई क्लियर नहीं है, स्मोक की वजह से क्या हो गया, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो अब स्मोक की वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया लार्जर क्वांटिटी में, तो ये भी क्या करेगा, रेडिएशन की क्वांटिटी को कम कर देगा, और इससे क्या होगा कि रेडिएशन फ्रॉस्ट जो है वो नहीं जम पाएंगे। ठीक, फिर क्या है हमारा, अच्छा क्लियर फेलिंग को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर क्या है हमारा, सॉइल मल्चिंग। ठीक, अब सॉइल मल्चिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कोई फील्ड है और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, घास भूसा, जैसे सूखी हुई घास भूसा होती है, जैसे हमने एक लेयर बना दिया है, ठीक है, भूसे का। ठीक, जैसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सॉइल के ऊपर एक लेयर बना दिया है। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक मटेरियल, बायोलॉजिकल मटेरियल का हमने सॉइल के ऊपर क्या कर दिया, लेयर बना दिया। ठीक, अब जब हम लेयर बना रहे हैं तो ये क्या करेगा, सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करेगा। ठीक, कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेडिएशन जो सन रेज है वो डायरेक्टली नहीं पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ पर एक लेयर बन गई है। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक, प्लस क्या होगा कि ये सॉइल को, अब जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब तापमान ज्यादा बनेगा तो ये घास फूस जो है, ये भूसा प्रेजेंट होने की वजह से ये सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड करेगा, नमी, ह्यूमस प्रोड्यूस करेगा, है ना। जो यहाँ पर है मॉइस्चर, यहाँ पे गर्मी की वजह से, ठीक है, वो क्या करेगा, ह्यूमस प्रोड्यूस करेगा। फिर क्या करेगा, वीड के ग्रोथ को वो कम कर देगा। वीड की ग्रोथ को वो कैसे कम करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल विंड की वजह से यहाँ पर आकर कोई सीड्स जो है वो गिर जाती है, वीड्स की जो सीड्स है वो घूमते फिरते विंड की मदद से आती है और यहाँ पे गिर जाती है। तो अब चूंकि यहाँ पर एक लेयर बन चुकी है ऑलरेडी, तो वो क्या करेगा, विदाउट द सन वीट सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट, है ना। यहाँ पर उसको प्रॉपर सॉइल ही नहीं मिल रहा है जर्मिनेट होने के लिए, तो क्या करेगा, वीट की ग्रोथ को वो कंप्लीटली यहाँ पर स्टॉप कर देगा। ठीक, फिर क्या करेगा, कंजर्व्स वाटर, वो क्या करेगा, वाटर को बचाएगा, जिससे क्या होगा, सॉइल इरोशन भी नहीं होगा, सॉइल इरोजन भी नहीं होगा, प्लस वो क्या करेगा, टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं विथ मल्च, विदाउट मल्च,
है ना। विदाउट मल्च आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि यहाँ से हीट हो रही है तो वो वाटर जो है वो पूरा क्या हो जा रहा है, इवेपोरेट हो जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट जो है वो प्रॉपरली सॉइल तक नहीं पहुंच पा रहा है, प्रॉपरली सॉइल तक नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या हो रहा है कि सॉइल की जो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, वो कंप्लीटली जो है वो मेंटेन्ड है। तो दिस इज हाउ कि हम कैसे फ्रॉस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब हमने क्या देखा, फ्रॉस्ट के हमने सारे ही क्या देख लिए, इफेक्ट्स देख लिए कि वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल इफेक्ट्स करता है। लेकिन अगर हम फ्रॉस्ट की बात करें तो फ्रॉस्ट के बेनिफिट्स भी होते हैं। ठीक, फ्रॉस्ट के क्या होते हैं, बेनिफिट्स भी होते हैं। चलिए तो अब हम उनके वन बाय वन करके बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। एक तो होता है हमारा स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन। स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां पर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जितने भी स्पीशीज हैं उन्होंने क्या कर लिया है, अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। अडेप्ट कर लिया है मतलब अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया है उसने। ठीक, तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर ऑलमोस्ट सेम टाइप की ही स्पीशीज आपको मिलेंगी। ठीक, मतलब सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ऑलमोस्ट सेम होंगी। फिर क्या होगा, हेल्प इन कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ स्पीशीज। कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ स्पीशीज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे सपोज मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। ठीक, लेट्स से टी है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। तो अगर सपोज कोई सीड जो है वो माइग्रेट होके यहाँ आई है, ठीक, तो उसका जो ग्रोथ है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलग है। ठीक है, और यहाँ पर जो पहले से स्पीशीज थे उन लोगों ने क्या कर लिया, अपने आप को उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया है। ठीक, तो अगर कोई नई स्पीशीज आती है तो वो अपने आप को यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ स्पीशीज होगा, मतलब जबरदस्ती के आलतू फालतू पेड़ पौधे जो है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक, फिर क्या होता है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, ये क्या होता है कि अगर जैसे फ्रॉस्ट जो है वो क्या है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर है, क्योंकि जब वो मेल्ट होते हैं, ठीक, जब वो मेल्ट हो रहे हैं तो जो वो क्या करते हैं, जब वो मेल्ट होते हैं तो वो लार्जेस्ट सोर्स बन जाते हैं पानी के। कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया के। तो अगर हम इनकी बात करें तो 4 to 5% जो है वो जो है वाटर कंटेन करते हैं। 4 to 5% जो पार्ट है नॉर्थ इंडिया का, उस फ्रॉस्ट की वजह से उनको जो है पानी उपलब्ध होता है। और अगर हम बात करें तो रबी क्रॉप्स, रबी फसल की जो जुताई होती है वो भी इसी पानी की वजह से होती है। फ्रॉस्ट से जो पानी होता है इसी की वजह से जो है हम रबी क्रॉप्स को जो है वो उसकी कल्टीवेशन, उसकी इरिगेशन कर सकते हैं। ठीक, अब हमने फ्रॉस्ट से रिलेटेड सभी बातों को ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं स्नो इफेक्ट की। ठीक, लो टेम्परेचर में जो हमने स्नो इफेक्ट देखा था स्नो की वजह से, तो स्नो की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम देखते हैं। तो अगर मैं नेगेटिव इफेक्ट की बात करूं तो स्नो के एक तो हमारा होगा नेगेटिव इफेक्ट देखेंगे, और फिर दूसरा हम देखेंगे पॉजिटिव इफेक्ट। तो अगर मैं नेगेटिव इफेक्ट की बात करूं तो सबसे पहला होता है हमारा डिपॉजिटिंग ऑफ स्नो। डिपॉजिटिंग ऑफ स्नो का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर आपको ये पेड़ दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब स्नोफॉल हुआ तो यहाँ पर कंप्लीटली जो है वो स्नो जो है वहां पर जमा हो गए। ठीक, यहाँ पर ये जो स्नो है वो क्या हो गए, जमा हो गए। अब ये जब स्नो जो है कहीं किसी रीजन में फॉल हो रही है और वो लीव्स और ब्रांचेस में जाकर क्या हो जा रहे हैं, जमा हो जा रहे हैं, तो जो ये ब्रांचेस हैं वो ज्यादा दिनों तक या ज्यादा टाइम तक इस स्नो को होल्ड नहीं कर पाती है। ठीक, ब्रांचेस के पास उतनी पावर नहीं होती है कि वो क्या कर पाए, उसको होल्ड कर पाए। ठीक, तो क्या होता है, इससे ह्यूज मैकेनिकल डैमेज हो जाता है इस प्लांट को, और फिर कुछ टाइम बाद जो है वो ब्रांच जो है वो यहाँ से टूट के गिर जाती है। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक नेगेटिव इफेक्ट हो गया स्नो का। फिर दूसरा क्या है, स्नो स्लाइडिंग। स्नो स्लाइडिंग देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि भूस्खलन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, स्नो जो है उसकी स्लाइडिंग हो रही है। अगर स्नो स्लाइडिंग हो रही है तो वो क्या करेगा, उसके रास्ते में जितने भी वेजिटेशन आएंगे, ठीक, सपोज यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, तो अगर उसके रास्ते में जितने भी वेजिटेशन आए तो वो क्या करेगा, उन सबको एक साथ लेके निकल लेगा। ठीक, तो स्नो स्लाइडिंग भी क्या हो गया, हमारा नेगेटिव इफेक्ट हो गया। ठीक,
फिर क्या होता है, ग्रोथ ऑफ फंगी। ग्रोथ ऑफ फंगी का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सपोज ये कोई लीफ है, इस लीफ पे क्या हो गया, स्नो पड़ गया। अब स्नो पड़ गया तो स्नो पड़ने की वजह से यहाँ पर जरूरत से ज्यादा मॉइस्चर का फॉर्मेशन हुआ। अब जरूरत से ज्यादा मॉइस्चर का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर जो है मॉइस्चर की वजह से क्या हुआ, फंगी, स्पोर्स, उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। अब जैसे अब उनको क्या हुआ कि अगर मॉइस्चर कम होता है, अगर धूप ज्यादा होता है तो फंगी जो है, बैक्टीरिया जो है, वायरस जो है, वो उनकी ग्रोथ रेट जो है वो कम हो जाती है। अब चूंकि यहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है तो अगर गलती से कोई फंगस आ गया, कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो गया, तो उनकी ग्रोथ जो है वो डबल हो जाएगी कि सनराइज प्रॉपरली पड़ नहीं रही है। और किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को ग्रो करने के लिए कोल्ड टेम्परेचर जो है वो जरूरी होता है ना। ठंडी जगह पे वो ज्यादा जल्दी ग्रो कर जाते हैं। ठीक, तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो फंगस है उनका जो रेट है वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, चौपल हो जाएगा, इस तरीके से। तो इस वजह से यहाँ पर जो वो होंगी पत्तियां जो होंगी वो खराब होना स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे यूजुअली अगर देखा जाए तो स्नोई रीजन्स में आपको कार्निफेरस लीव्स देखने को मिलती है, लेकिन कार्निफेरस लीव्स जो होती है वो काफी थिन लीव्स होती है, ब्रॉड लीव्स नहीं होती। तो मैं आप लोगों को उसमें समझा नहीं पाती, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रॉड लीव्स का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से। ठीक, फिर अगर हम बात करें पॉजिटिव इफेक्ट की, तो पॉजिटिव इफेक्ट का जैसे अगर हम देखें तो अगर मैं बात करूं जैसे हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, बहुत ही हाई रेट में वहां पर स्नोफॉल होती है और वहां पर एप्पल्स जो है, ग्रोथ ऑफ एप्पल है ना, वो भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे हम देखें ये, तो ये इसका क्या हो गया, पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब जैसे देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एप्पल जो है वो काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। क्यों ग्रो कर रही है, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो एप्पल ट्रीज है वो अडेप्ट हो चुके हैं, उन्हें पता है कि मतलब वहां की जो ट्रीज है वो उस माहौल में ढल चुके हैं। अगर वहां पर स्नोफॉल ज्यादा नहीं हुआ तो एप्पल के जो पेड़ है वो खत्म हो जाएंगे, उनकी जो सीड्स की क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी, अच्छी क्वालिटी के एप्पल्स ग्रो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो वो अपने आसपास के जो एनवायरमेंट है उसमें अडेप्ट हो चुके हैं, उनको आदत हो गई है, ट्रीज को पता चल गया है कि मुझे ग्रो करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए स्नोफॉल की जरूरत है। किसकी जरूरत है, स्नो की जरूरत है। ठीक, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इफेक्ट, मतलब प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स इन लार्ज क्वांटिटीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, ये तो पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। फिर दूसरा क्या है हमारा, दैट इज व्हाट, देवदार ट्रीज। अगर मैं देवदार ट्रीज की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए इसके जो ब्रांचेस जा रहे हैं वो ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, है ना, ये आपको दिख रहा है, इसके जो ब्रांचेस हैं वो क्या है, हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं। तो सेम यहाँ पर भी है कि अगर यहाँ पर चूंकि ये स्नोई रीजन की ट्रीज है, अगर जो स्नो है वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में गिर रहे हैं तभी इनकी क्या है, ग्रोथ पॉसिबल है, तभी ये क्या करेंगे, हायर क्वालिटी के सीड्स जो है वो प्रोड्यूस कर पाएंगे। प्लस आप इनके ब्रांचेस देख रहे हैं, अब इन्हें पता है कि स्नोफॉल होगा तो वो कहाँ पर गिरेगा, ब्रांच में। तो ब्रांच में गिरने की वजह से उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है और कोशिश करेंगे वो कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्नो को डिपॉजिट करने की क्षमता जो है वो बढ़ा पाए। क्योंकि क्यों, क्योंकि अब उनको उन चीज की जो है वो आदत हो चुकी है। ठीक, तो इस तरीके से। ठीक, तो ये हो गया एक पॉजिटिव इफेक्ट। फिर आता है सोर्स ऑफ वाटर। तो अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, काफी ह्यूज सोर्स ऑफ वाटर है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्नोई हील्स के बीच से ये जो पानी बह रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ स्नो, है ना। तो ये भी क्या है, आपका सोर्स ऑफ वाटर। तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। और किस तरीके से प्लांट्स जो है उन्होंने स्नो को अपने हिसाब से ढाल लिया, है ना, प्लांट ने अडेप्ट कर लिया, दैट इज योर व्हाट, प्लांट अडेप्टेशन। ठीक, चलिए, तो अब तक हमने क्या किया, टेम्परेचर के सारे इफेक्ट्स जो है हमने देख लिया। क्लाइमेटिक फैक्टर में हमारा जो टेम्परेचर वाला पार्ट था हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स में अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, सोलर रेडिएशन देख लिया ब्रीफली, टेम्परेचर को हमने देख लिया, फिर अब हम देखेंगे विंड को, मॉइस्चर को और फ्लड को। ठीक, तो चलिए बात करते हैं विंड की। अगर मैं विंड की बात करूं तो विंड में हम अगर विंड की मैं बात करती हूँ तो विंड क्या होता है,
तो मूवमेंट ऑफ एयर मास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब जो बल्कि एयर होता है, ठीक है, एक एयर मूवमेंट ऑफ एयर, हवा की जो मूवमेंट होती है ना, उसका जो मास होता है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने का, ठीक, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर विंड। अब मैं इफेक्ट्स की बात करूं तो इफेक्ट्स में भी हम क्या देखेंगे, एक तो हम देखेंगे पॉजिटिव इफेक्ट और दूसरा हम देखेंगे नेगेटिव इफेक्ट। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट के बेसिस पे हम दोनों में ही, एक तो हम बात करेंगे डायरेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट की एज वेल एज इनडायरेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट की, फिर हम बात करेंगे डायरेक्ट नेगेटिव इफेक्ट की और इनडायरेक्ट नेगेटिव इफेक्ट की, ठीक, इस तरीके से। चलिए, अगर मैं नेगेटिव के डायरेक्ट इफेक्ट की बात करूं तो डायरेक्ट इफेक्ट में कुछ इस तरीके से समझिए कि ये क्या है, ये हील है, ठीक। अब हिली एरिया में जैसे आपको पता है ये हिल है, तो विंड्स जो है वो सबसे ज्यादा इस वाले एरिया पे फ्लो कर रहे होंगे। अब सपोज यहाँ पर कोई प्लांट है, ठीक, तो हमें पता है कि हिल जो है वो यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो बहुत कम हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि स्लैंट पोजीशन पे है, तो मॉइस्चर जो है सॉइल की वो यहाँ पर बहुत कम हो गई होगी और विंड्स जो है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ठीक। तो प्लांट ने अपने आप को कैसे अडेप्ट कर लिया, उस यहाँ पर जो प्लांट होंगे वो शॉर्ट हाइट के होंगे, ठीक, क्योंकि एक तो सॉइल की प्रॉपर जो है वो मॉइस्चर नहीं है, तो इनको प्रॉपरली जो है ग्रो करने के लिए इन्हें क्या नहीं मिलेगा, वाटर और मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे प्रॉपरली, ठीक। प्लस क्या होगा, क्योंकि विंड्स यहाँ पर बहुत ही तेज इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगी, बहुत ही विंड की जो रेट होगी काफी ज्यादा होगी, तो अगर ये लंबे होंगे तो इनका इजीली टूट जाने का डर ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर जो प्लांट्स होंगे उन्होंने कैसे अडेप्ट कर लिया अपने आप को, एक तो लो मॉइस्चर सॉइल की वजह से यहाँ पर जो प्लांट्स उगेंगे वो शॉर्ट हाइट के ही होंगे, ठीक। प्लस अगर यहाँ पर उन्हें पता है कि विंड्स जो है वो तेज चलती है, तो इस वजह से वो यहाँ पे जो रहेंगे वो जो अपनी हाइट जो है वो हमेशा क्या रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे, ठीक। फिर सेकेंडली हम देखेंगे तो सेकेंडली क्या होगा, सपोज ये क्या है आपका विंड रीजियन है, ठीक है, हिली रीजियन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब जब विंड जिस डायरेक्शन में आता है तो वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, झुक जाता है, कंप्लीटली झुक जाता है, तो वो उस बेंट शेप का हो जाता है, या तो आप उसे क्या कह सकते हैं, बेस्ट डिफाइन करना है तो फ्लैग जैसा शेप का हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो आप देखेंगे तो यहाँ पर विंड जो है, विंड की डायरेक्शन हमेशा कैसी चलती है, इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये जो ट्री है वो कंप्लीटली इस तरीके की हो गई, है ना, यानी फ्लैग शेप का हो गया, ट्री जो है वो फ्लैग शेप का हो गया, सारे ब्रांचेस जो है वो उसी डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि ये भी अपने हिसाब से क्या कर लिए, एक तरीके से ढाल लिए हैं अपने आप को, अडेप्ट कर चुके हैं कि विंड जो है वो हमेशा इसी डायरेक्शन पे चलती है, तो ब्रांचेस जो है वो इसी डायरेक्शन में ग्रो करेंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव डायरेक्ट इफेक्ट। अब देखते हैं हम नेगेटिव इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो नेगेटिव इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या होगा, सबसे पहला तो हो गया हमारा प्रमोट्स फॉरेस्ट फायर, कि अगर सपोज कि क्या हुआ कि फॉरेस्ट में किसी एक जगह थोड़ी सी आग लग गई, तो विंड की वजह से क्या हो गया कि वो जो फायर है वो कंप्लीटली पूरे फॉरेस्ट में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक। तो वो क्या करेगा, फॉरेस्ट फायर को प्रमोट करेगा। फिर क्या हुआ, इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, डेफिनेटली ट्रांसपिरेशन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी, है ना, अगर विंड चल रहा है बहुत तेजी से तो इवेपोरेशन की रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। फिर क्या होगा, प्रमोट्स विंड इरोजन, डेफिनेटली विंड की वजह से जो सॉइल इरोजन होता है तो वो उसको भी क्या करेगा, प्रमोट करेगा। फिर हमारा आता है फोर्थ फैक्टर, दैट इज योर सॉल्ट स्प्रे। सॉल्ट स्प्रे स्प्रे को हम मैंग्रोव फॉरेस्ट जब हम डील कर रहे होंगे तो उसमें भी हम बहुत ही ब्रीफली देखेंगे, बट अभी हमें जो समझना है वो ये समझना है कि सपोज ये कोई कोस्टल एरिया है, ठीक। अब कोस्टल एरिया है तो क्या होगा कि यहाँ पर जो इवेपोरेशन टेक प्लेस करेगी, इवेपोरेशन प्रोसेस जो होगा, तो यहाँ के विंड में सॉल्ट के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे, है ना, क्योंकि कोस्टल एरिया है तो यहाँ के जो विंड होगा वहां पर सॉल्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होगा। तो कोस्टल रीजन में जो भी पेड़ होंगे, जो भी पेड़ होंगे उसके जो लीव्स होंगे, तो लीव्स में क्या होगा कि सॉल्ट पार्टिकल्स जो हैं वो सरफेस ऑफ लीव्स में आके क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, क्योंकि विंड में क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट पार्टिकल्स है, तो यही सॉल्ट पार्टिकल्स जो हैं कहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे, सरफेस ऑफ लीफ पे। अब हमें पता है कि सॉल्ट जो है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है।
हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है उसकी, मतलब वो वाटर को क्या कर लेगा, तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, अब जब वो क्या करेगा, जब भी यहाँ पर पानी आएगा तो ये जो सॉल्ट पार्टिकल जो ट्री पे सॉरी लीफ पे है वो क्या कर लेगा, सॉल्ट ही एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस प्लांट को तो रिक्वायर्ड अमाउंट में जो वाटर चाहिए वो तो मिल नहीं पाएगा। ठीक, प्लस क्या होगा कि ये जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है, तो जो स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, स्टोमाटा जो होता है लीव्स में, वो उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। अब उसके अंदर जब वो एंटर करेगा तो ये लीफ का जो कंप्लीट मैकेनिज्म हो रहा था यहाँ पर, ठीक है, फोटोसिंथेसिस वाला, वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सॉल्ट स्प्रे कहते हैं। ठीक, और एज वेल एज ये क्या करेगा, यहाँ पर जो सॉइल थी उसको भी इफेक्ट करेगा, मतलब सॉइल को सलाइन नेचर का बना देगा वो, है ना, सॉइल को वो किस नेचर का बना देगा, सलाइन नेचर का। तो ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ विंड। ठीक, अब हम देखते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट में क्या है, सबसे पहला हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम बात करें हिमालय रीजन की, ठीक, तो हिमालय रीजन में हम जनरली देखते हैं कि सारे के सारे फॉरेस्ट कैसे फॉरेस्ट होते हैं, कार्निफेरस फॉरेस्ट होते हैं, कार्निफेरस फॉरेस्ट होते हैं। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है, इट इज बिकॉज ऑफ विंड। क्यों, क्योंकि अगर सपोज यहाँ पर कोई एक पेड़ है, ठीक है, अगर सपोज यहाँ पर कोई एक पेड़ है, तो अगर विंड चले तो इसके सीड्स जो हैं तो वो विंड की वजह से कहाँ पर गिरेंगे, यहीं पर गिरेंगे, यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं जा पाएंगे। ठीक, तो क्या होगा कि सेम काइंड ऑफ स्पीशीज जो है वो पर्टिकुलर रीजन में ग्रो करेगी, तो उसे ही हम क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। फिर सेकंड है हमारा सीड डिस्पर्शन। सीड डिस्पर्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये कोई प्लांट है, इस प्लांट का सीड यहाँ पर गिरा, ठीक, तो क्या होगा, उन लोग के बीच पॉलिनेशन होगा, है ना, सपोज इस सीड जो है वो कहीं किसी दूसरे प्लांट में गिर गई, तो किस क्या होगा, उन लोग के बीच पॉलिनेशन होगा, और इस तरीके से फिर वहां पे जो स्पीशीज हैं वो मेंटेन्ड रहेंगी। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं मॉइस्चर फैक्टर की। तो अगर मैं मॉइस्चर फैक्टर की बात करूं तो इसमें हम सबसे पहले कंसेप्ट की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है इसको हम ब्रीफली अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, बट हम यहाँ पर बात करते हैं कंसेप्ट की। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जैसे रेन, ड्यू, फॉग, स्नो, हेल, तो ये तो सब आपका ज्योग्राफिकल कंसेप्ट हो गया, ज्योग्राफी में हम बात करते हैं इन सारी बातों की। मॉइस्चर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें डिस्कस करना है सिर्फ और सिर्फ रेन इन इंडिया। रेन इन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट होता है इंडिया का, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है और यहाँ से नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो जा रहा है। ठीक, तो क्या होता है कि वेस्टर्ली विंड्स जो है वो यहाँ से वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस जो है वो यहाँ से एंटर करते हैं। एंटर करने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, साइक्लोनिक साइक्लोनिक डिप्रेशंस होता है और थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, और थंडर स्टॉर्म्स की वजह से मतलब लगभग अप्रैल तक जो है ये वेस्टर्ली विंड्स जो है वो एंटर कर जाते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर थंडर स्टॉर्म और साइक्लोनिक डिप्रेशन हो जाता है। ठीक, अब इसी की वजह से अप्रैल मई आते आते तक जब ये थंडर स्टॉर्म और साइक्लोनिक डिप्रेशन होता है, और फिर मई जून के आसपास, ठीक, मई जून के आसपास जो है हमारा ये नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है, मतलब 15 जून के आसपास हमारे यहाँ आता है। इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाता है, मानसून आ जाता है। ठीक, तो वही हमारा क्या हो गया, मॉइस्चर, और मानसून आने की वजह से क्या होगा कि सारे पेड़ पौधे जो है वो वापस से हरे भरे हो जाएंगे क्योंकि उनको प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर मिलेगा। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा मॉइस्चर फैक्टर। फिर आते हैं हम फ्लड फैक्टर पे। तो अगर हम फ्लड फैक्टर पे आते हैं, तो अगर फ्लड आ गया है, जैसे देखिए आपको दिख रहा होगा कि पूरे चारों तरफ जो है पानी ही पानी है, तो पानी ही पानी होने की वजह से क्या हो गया कि मॉइस्चर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब जितने अमाउंट में किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर की जरूरत होती है उससे वो कहीं ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अब मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया कि प्लांट, ये जो सपोज ये प्लांट है, अब इसके कोई क्या है, रूट्स है। ठीक, तो अब इसके जो रूट्स को क्या किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है रूट्स को भी रेस्पायर करने के लिए। आप लोगों को पता ही होगा कि रूट्स को ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो अब क्या हो गया कि जब मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो गया, तो मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा और रूट्स जो है वो कंप्लीटली रेस्पायर नहीं कर पाएंगे।
रूट्स जब कंप्लीटली रेस्पायर नहीं कर पाएंगे, मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज की अति जो होती है वो विनाशकारी होती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया कि पानी बहुत ज्यादा है, अब रूट्स जो है वो रिस्पायर नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे ये जो प्लांट है वो क्या होगी, सड़ने लग जाएगी, डिके होने लग जाएगा। ठीक, प्लस क्या हो सकता है कि जो एनएरोबिक बैक्टीरिया है, एनएरोबिक बैक्टीरिया का मतलब जिनको जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रेस्पायर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अब चूंकि क्या हो रहा है कि ये जो रूट्स है वो प्रॉपर रेस्पायर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो यहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे जिनको जीने के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। अब वैसे बैक्टीरिया जो है वो इस पूरे रूट्स को पॉइजनस बना देंगे क्योंकि वो कैसे केमिकल्स रिलीज करते हैं, पॉइजनस केमिकल रिलीज करते हैं। और इस वजह से क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा प्लांट हमारा है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक, फिर बिकॉज ऑफ हाई मॉइस्चर जो है, सॉइल जो है वो क्या कर लेगा, अपनी फर्टिलिटी जो है वो लूज कर देगा। तो दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड फैक्टर। ठीक, तो आज के हमने अपने इस लेक्चर में क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो हैं उनको ब्रीफली डिस्कस किया। अपने आने वाले लेक्चर में हम इडाफिक फैक्टर्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और डियर व्यूवर्स, आपका हम लोग को पूरा सपोर्ट है, आगे भी प्लीज सपोर्ट करते रहिए। और यूट्यूब लाइव लेक्चर्स के रिगार्डिंग आप लोगों के क्या सजेशंस हैं, कमेंट सेक्शन पर प्लीज कमेंट्स कर कर बताएं। इससे ये भी फायदा होगा कि हम जो अपना सिलेबस है वो टाइम पर कवर कर पाएंगे। सो आज हम अपना लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। टेक केयर एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो इस लेक्चर से रिलेटेड इसकी जो नोट्स हैं, मैं अभी आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है वो नोट्स जो है पीडीएफ के फॉर्म पे मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग।